नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, सवा महीना हो गया है। केंद्र में सरकार आकार ले चुकी है, कामकाज शुरू हो चुका है। विपक्ष तीखे हमले बोल रहा है। इंडिया ब्लॉक के जो हमले हैं, राजनीतिक जिस तरीके से संसद में और सड़क पर उसने सरकार की घेराबंदी की है और निरंतर जो प्रहार किए जा रहे हैं उसकी ओर से, तो कहीं ना कहीं एनडीए और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहीं ना कहीं तिलमिलाए से नजर आ रहे हैं। हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि विपक्ष ने सरकार और खासकर उसके मुखिया मोदी जी का अलाइनमेंट बिगाड़ा हुआ है। और अब आलम यह है कि सरकार का जो रवैया है, रुख है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाला नजर आता है। और यदि इस पूरे सवा महीने के दौर को, सिलसिले को उठाकर देखा जाए, तो इस सवा महीने में एक बड़ी सफलता राहुल गांधी के हाथ या इंडिया ब्लॉक के हाथ लगी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और पूरे का पूरा इंडिया ब्लॉक अग्निवीर के मुद्दे मसले पर जमकर, जो लोकसभा चुनाव 2024 रहा, उसके पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रहे, इस मामले को निरंतर उठाता रहा, कहता रहा कि सत्ता में यदि आने का अवसर इंडिया ब्लॉक को मिला तो निश्चित तौर पर इस मामले को, इस फैसले को जो है पलटा जाएगा। कुछ थोड़ी सी कसर रही, सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन जो दबाव बनाया गया है, कहीं ना कहीं उस दबाव का एक नतीजा हम मान सकते हैं, मामूली सी राहत है। 2022 जो जून में ये अग्निवीर योजना लॉन्च हुई थी, उसमें हल्की सी तब्दीली कल देखने को मिली है, तो उसे एक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है, माना जा सकता है। साथ साथ जो सरकार 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाली स्थिति है, अब आज सरकार ने एक और कदम पीछे किया है। पीछे ऐसे कि अब जो 25 जून है, 25 जून 1975 इमरजेंसी का दिन, इमरजेंसी लगाई गई थी, उस दिवस को देश भर में मनाने का फैसला हुआ है। और स्मरण कराना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि जब ये भी लोकसभा 18वीं गठित हुई और पहला सत्र था, तो तब भी एक प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हो गई थी। अब करीब 11 महीने, सवा 11, पौने 11 महीने का वक्त अभी बचा है। असाधारण गजट नोटिफिकेशन आज सरकार की ओर से जारी किया गया है। समझ नहीं आता कि आखिर सरकार चाह क्या रही है, उसकी मंशा क्या है, क्या कंफ्यूजन है, किस और देश को ले जाने की मंशा है, मामला है। क्योंकि परेशानी तो बहुत सारी सरकार के सामने है ही, हर दिन जवाब मांगे जा रहे हैं, जवाब आ नहीं रहे हैं। और ध्यान कैसे भटकाया जाए, कैसे जो हमले हो रहे हैं उनको कैसे डाइवर्ट किया जाए, इसकी कोशिश हमने 10 सालों में देखी और वही कुछ अभी फिलहाल में पुनः दिख रही है। तो जो स्थितियां हैं, ताजा हालात हैं, इन सब पर जो चर्चा हम शाम 6 बजे अपनी करते हैं, डिबेट का जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, उसमें इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे आज। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। खास पैनल में हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह शौरान जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साथ साथ लक्ष्मण कुची साहब हैं और हमारे सहयोगी राशिद जहीर साहब हैं। हम सभी का स्वागत करेंगे और भी मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। शुरुआत मैं रविंद्र सर आपसे करना चाहूंगा। जो एक फैसला कल आया, हल्की सी राहत हम कह सकते हैं अग्निवीरों के मामले पर, कहीं ना कहीं जो चाहे वो सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो या बीएसएफ हो, उसमें उन्हें वरीयता मिलेगी, उनके लिए पद आरक्षित रहेंगे। साथ साथ उन्हें कुछ आयु सीमा में छूट की भी घोषणा हो गई है। तो एक जो लंबे वक्त से लड़ाई इंडिया ब्लॉक लड़ रहा था, उसमें बहुत आंशिक सी सफलता मिली है। और साथ साथ जो ये सरकार की ओर से अब 25 जून 1975 को मनाने का जो एक फैसला हुआ है, असाधारण गजट नोटिफिकेशन। आमतौर पर जो गजट नोटिफिकेशन सप्ताह में एक बार होता है, लेकिन असाधारण गजट नोटिफिकेशन विशेष परिस्थितियों में तात्कालिकता के आधार पर, दोनों विषयों पर, दोनों मसलों पर आपकी राय रविंद्र सर। जी नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सर, संजीव जी, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और उसके बाद संसद के पहले ही सत्र में जिस तेजी के साथ, जिस मजबूती के साथ अग्निवीर और अग्निपथ स्कीम के बारे में विपक्ष ने अपनी बातें रखी थी,
उसमें जो तमाम कमियां थी वो गिनवाई, और जो कंट्रोवर्सी उससे जुड़ी हुई थी शहीद अजय सिंह के बारे में, वो हम सब लोग जानते ही हैं। उसके बाद सरकार लगातार बैकफुट पर थी, और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई जब सरकार के उन दावों की भी पोल खुली, जिसमें सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए दे दिए हैं, जबकि वो बात सच नहीं निकली। जो पैसा मिला था वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिला था, सरकार वो पैसा नहीं दिया था। और उनका जो बकाया है, और सरकार ने इस बात को माना, आर्मी ने भी इस बात को मान लिया था कि उनका पैसा भी बकाया है। तो जी जी। उससे एक बहुत बड़ा सेटबैक हम कह सकते हैं कि बीजेपी को या सरकार को लगा था। लेकिन ज्यादा नुकसानदायक बात जो मुझे लगी वो है कि आर्मी जो है, सेना, जो आमतौर पर इस तरह के मसलों में बोलती नहीं है, बल्कि आर्मी क्या, इस तरह के मसलों पर तो जो आर्मी के पूर्व जनरल रहे हैं या बड़े अफसर रहे हैं, वो लोग भी अवॉइड करते हैं बोलना। जिन्होंने सेवाएं दे चुके हैं, 10, 15, 20 साल पहले भी रिटायर हो गए, वो लोग भी बोलते नहीं है। लेकिन ये पिछले 5 साल से, खासतौर पर जब से अग्निवीर की स्कीम आई है, तब से हमने देखा है कि आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स, अलग अलग रैंक के, अलग अलग सेनाओं के, वो लोग आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो सरकार के फैसलों को डिफेंड करते हैं। ये एक मेरे ख्याल से परंपरा ऐसी है जिसके बारे में अधिकतर लोगों का मत है कि ये बंद किया जाना चाहिए, और आर्मी जो है, देश की सेनाएं, वो उस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। तो जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने उठाया, उसके बाद आपकी बात सही है कि आंशिक तौर पर इसको जीत माना जाएगा। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए भी। सरकार अब, क्योंकि 3 स्टेट्स में, बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उनमें चुनाव में जाना है, और तीनों स्टेट्स में बीजेपी की हालत क्या है, और इस बात का एहसास बीजेपी को हो गया है कि जो ये तीनों स्टेट्स हैं, इनमें से एक बड़ी नफरी भारतीय सेना में जाती है, या सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत बड़ी नफरी जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने खुलकर जब इस बात का विरोध किया है और विपक्ष की बात पर अपनी सहमति दर्ज कराई है, ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए चुनाव में एक बार फिर से जाना बड़ा मुश्किल का काम होगा। तो ऐसे में ये जो चेंजेस किए हैं, हालांकि ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है। 10% आप अगर 10% की अगर आप बात कर रहे हैं, तो सेना में अर्धसैनिक बलों में 10% तो वैसे ही भर्ती हो जाते वो लोग, उसमें कोटा की जरूरत ही नहीं थी आपको। क्योंकि जो 4 साल की इतनी अच्छी सर्विस करने के बाद जो लोग आएंगे, जो ट्रेनिंग लेके आएंगे, तो बाकी दुनिया जो ट्रेनिंग अनट्रेन लोग होंगे, जो उसमें कंपटीशन में कम्पीट करेंगे, उनसे तो वो हर मायने में आगे रहने वाले हैं। तो जाहिर है प्राथमिकता सेंट्रल सीएपीएफ जो है वो उनको वैसे भी दे देती। लेकिन ये एक इसको कानूनी तौर पर बना के, मुझे लगता है ये शगुफा भर है, एक झुनझुना पकड़ाने की कोशिश की है। और सबसे ज्यादा ये चुनाव में किसी तरीके से इस बार जब जनता के बीच जाएं तो कुछ उनके पास कहने भर को हो। इससे ज्यादा मैं इसमें कोई बड़ी चीज देखता नहीं हूं, क्योंकि इतनी बड़ी नफरी जब आप भर्ती करेंगे और उनमें से शायद संपर्क टूटा है, संपर्क टूट गया है। लक्ष्मण जी इसको कंटिन्यू करिएगा, मुझे लगता है दोबारा शायद जुड़े रविंद्र जी, जो बात जी वो कह रहे हैं। जी एक रविंद्र, आंशिक आंशिक सी सफलता मानते हैं, और वो जो कह रहे हैं सही है कि झुंझुना पकड़ाने जैसा है। लेकिन फिर भी जो एक कह लीजिए लगातार लंबे वक्त से केंद्र में जिस तरीके से अडिगता थी, वो अड़े हुए थे, थोड़ा सा गाड़ी हल्की सी आगे पीछे हुई है, ऐसा हम मान सकते हैं। कैसे देखिएगा, कैसे इस पे आपकी क्या राय होगी, प्रकट कीजिए। नहीं ये तो निश्चित है, वो तो उसी टाइम तय हो गया था जब 240 पे वो आ गए, और 240 ऑलमोस्ट बराबर पे पोजीशन टिका हुआ है। लगता है रविंद्र जी से संपर्क हो गया। रविंद्र जी से होगा। जी रविंद्र जी, सर, माफी चाहूंगा, बार बार ये डिजिटल इंडिया जो है ना, हमारी परीक्षा ले रहा है, और मैं दिल्ली के बिल्कुल दिल में, जो सेंट्रल दिल्ली है, वहां पर बैठा हूँ, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के ठीक बाहर, और वहां की हालत ये है, देखिए आप इंटरनेट की। बिल्कुल तो बिल्कुल, हम लोग आप क्या ही उम्मीद करेंगे। एनीवे, वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो सर, इसमें ये है, मेरा संजीव जी यही कहना है कि सरकार ये आई वॉश से ज्यादा मुझे कुछ लग नहीं रहा, और ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ठीक वैसा कदम है जैसा किसान आंदोलन को सरकार ने चुनाव से पहले वापस लिया था, और उसके बाद जिन वादों को सरकार ने किया था, जिन वादों को बीजेपी ने किया था, उन वादों में से एक भी वादा सरकार ने पूरा नहीं किया आज तक। तो ठीक वैसी स्थिति मुझे यहां पर लग रही है, क्योंकि उस वक्त यूपी और पंजाब का चुनाव था, और बीजेपी को यह डर था कि अगर ये बिना एजिटेशन चलता रहा तो कम से कम पंजाब में तो हमारे उम्मीदवारों को गांव में कोई घुसने देगा नहीं, और उस डर से अपने आप को बचाने के लिए तब वो फैसला किया गया था। वही फैसला अब लग रहा है मुझे। दूसरी बात, आपने जो गजट नोटिफिकेशन की बात की, बिल्कुल ठीक बात है। ये कांग्रेस का, जिस तरीके से कांग्रेस ने एक मजबूत तरीके से संविधान को बचाने की बात कही,
उसका काउंटर बीजेपी के पास कुछ है नहीं। आप याद कीजिए, जब बीजेपी सत्ता में आई थी, मोदी सरकार 10 साल पहले, तब इन्होंने उन लोगों के जो 75 के इमरजेंसी में जो लोग जेल गए थे, उन लोगों को पेंशन देने की घोषणा की थी। हरियाणा में भी वो घोषणा की गई थी, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उनको चिन्हित करके उनको सम्मान करने की घोषणा की थी। लेकिन उसके बाद से वो सम्मान हो गया, तब भी लगातार जो अटैक था वो केवल कांग्रेस पार्टी पर यही अटैक था कि इमरजेंसी के दौरान जिस तरह की जो तथाकथित तौर पर जो ज्यादतियां की गई थी, उनको लेकर संविधान जो है वो किस तरह से खत्म किया गया था, वो बात कह रहे हैं। जबकि संविधान के भीतर ही 356 का प्रावधान है, संविधान के भीतर ही इमरजेंसी का प्रावधान है। तो अब मुझे लगता है केवल उस मामले को डाइल्यूट करने भर के लिए कि किसी तरीके से वो संविधान वाला मामला जो कांग्रेस पार्टी ने एक जेन्युइन इशू रेज किया है और उसका बड़ा भारी असर हो रहा है, उसका असर देखिए इतना ज्यादा है संजीव जी कि दलित कम्युनिटी का एक बड़ा चंक जो वोट का है वो बीजेपी से इस कदर छिटक गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो उनके पास आएगा, इस बात की बहुत कम संभावना है। और जो महाराष्ट्र और हरियाणा में तकरीबन 25% दलित आबादी है। वहीं महाराष्ट्र तो दलित जो चिंतन है, दलित राजनीति है या दलित रिवॉल्यूशन है, उसका गढ़ है, जहां पर डॉक्टर अंबेडकर भी जहां पर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए कि किसी तरीके से उस मामले को भी डाइल्यूट किया जाए, और डाइल्यूट करने का कोई दूसरा तरीका बीजेपी के पास नहीं है। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। और देखिए कितने हैरानी की बात है, जिस दिन लोकसभा के स्पीकर का चयन किया गया, लोकसभा के स्पीकर को बनाया गया, बिना कोई एजेंडा, बिना बुलेटिन में लेके आए, बिना कोई सप्लीमेंट्री लिस्ट लेके आए, उन्होंने पहले दिन ही स्पीकर से इस तरह का प्रस्ताव पढ़वा दिया जो अपने आप में आज तक अनप्रेसिडेंटेड है। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। राष्ट्रपति के संबोधन में वो बात आए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का संबोधन तो कैबिनेट लिखता है। लेकिन स्पीकर ने चेयर जिस दिन ग्रहण करी, उसी दिन जिस तरह का उन्होंने जो इतना लंबा चौड़ा वक्तव्य अपना दिया और वो पूरा रिकॉर्ड में गया, अब कोई सवाल ये बनता है कि जब उसका कोई लिस्ट ऑफ बिजनेस में वो लिस्टेड ही नहीं था, तो इस तरह से कैसे आ गया। और एक सरकार के तौर पर, क्योंकि स्पीकर जो है वो तो निष्पक्ष होना चाहिए, वो एक सरकार का पक्ष क्यों रख रहे थे, वही है, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश है। ये भी एक फेस सेवर बीजेपी कर रही है कि किसी तरीके से जो बड़ा मसला है, संविधान के ऊपर जो खतरा लटक रहा है, और आजकल तो खबर भी आ रही है कि मनुस्मृति के कुछ अंशों को लागू करने की कोशिश की जा रही है, या उन बातों को, तो ये लगातार जो सरकार अपनी जान बचाने के लिए हमले जो हो रहे हैं, ये सिर्फ एक डाइवर्जनरी टेक्निक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और इसका कोई असर, संजीव जी देखिए, अब असर होना बंद हो गया, लोगों को सच्चाई समझ आ गई है, और मुझे लगता है ये भी एक फुस पटाखा से ज्यादा कुछ साबित होने वाला है नहीं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोग सच्चाई जान गए, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे। कुछ ना कुछ जो आपको ध्यान को कैसे बांटा जाए, कुछ अलग जो आपके मूल विषय हैं उनको कैसे थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए, वो एक कहीं ना कहीं उसके पीछे मनते हुए नजर आता है। लक्ष्मण सर, क्या कहिएगा आप दोनों विषयों पर? हम जो बात कर रहे थे, हमने माना है कि निश्चित तौर पर ये कोई बहुत ऐसे ही सार्थक पहल नहीं है, लेकिन फिर भी एक है कि आंशिक या बहुत मामूली सी एक की गाड़ी आगे पीछे हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे कुछ समझ में आए आपकी प्रतिक्रिया? हाँ जी, रविंद्र जी की बात को से पूरे तरह सहमत होते हुए ये कहना है कि ये सिर्फ जो चुनाव आ रहे हैं उसकी वजह से कर रहे हैं जो भी हो रहा है। बिल्कुल। तो और ऐसा भी नहीं है कि अभी कुछ थोड़ा हल्का फुल्का इन्होंने कोई एक्शन या सीमिंग टू टेक एन एक्शन, ऐसा कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं है ये। जैसे कह रहे थे कि वो जो फौजी जो निकल के आएंगे अग्निवीर वाले, वो तो वैसे ही फिजिकली फिट होंगे, तभी वो 4 साल वहाँ नौकरी कर रहे होंगे, तो वो इजीली वो तो उनको तो मिल ही जाएगा, कंपटीशन में जाएंगे तो भी। तो ये सिर्फ इलेक्शन में बोलने के लिए, देखो जी अग्निवीर तो इतना बढ़िया है, इनको ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही आकलन किया है रविंद्र जी ने। तो इनका सिर्फ ये कोशिश है कि अपोजिशन का जो हाथ एकदम भारी हो गया है उसको कैसे कम किया जाए और पब्लिक के सामने फेस कैसे करें। अभी तो कुछ हरियाणा के गांव में ये लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। और इसमें एक चीज और अभी 2-4 घंटे पहले हमने ट्विटर पे देखा था कि राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट है स्मृति ईरानी जी को लेके कि भाई कोई भी उनसे बदसलूकी ना करें, अपने पार्टी वालों के नाम संदेश है।
तो ये इस तरीके का चीज ये और उखड़ रहा है बीजेपी वालों को, मतलब वो इससे ज्यादा नाराज हो रहे हैं कि भाई इन्होंने ये बात कैसे कह दी। तो ये जो चेंज इन स्टाइल ऑफ लीडरशिप या इश्यूज उठाना या बात करने का जो शैली है और कंटेंट जो है राहुल गांधी में, तो वो काफी हद तक इनको परेशान कर रहा है। मोदी जी के स्पीचेस में काफी वो मीम मटेरियल तो दे देते हैं, लेकिन आजकल कंटेंट की कमी हो गई है जो पहले नहीं होता था बीजेपी में। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी कांग्रेस की भाषा बोल रही है और कांग्रेस जो है बीजेपी की भाषा बोल रही है, जिस तरीके का आक्रमण हो रहा है। लक्ष्मण जी, कंटेंट की कमी तो पहले भी हुआ करती थी, अब और ज्यादा, क्योंकि जो जिस तरीके से जहां आके वो खड़े हुए हैं, जहां रुके हैं, 240 पे रोक दिया गया है देश की जनता ने, तो और ज्यादा कहीं कठिनाइयां और कहीं ज्यादा मुश्किल, और गाड़ी जो है पटरी से बिल्कुल उतरती हुई प्रतीत होती है। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मीनू जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बात हम यही कर रहे थे, दो विषय थे, एक तो अग्निवीर वाला था। हम यही कह रहे थे कि हल्की सी गाड़ी आगे पीछे हुई है, बहुत बड़ी कोई सफलता नहीं है, लेकिन एक लगता है कि चलिए कुछ तो हुआ, बहुत नहीं हो पाएगा लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप जिस तरीके से दबाव बनाने का क्रम शुरू हुआ और जिस तरीके से अब जो अग्निवीर की परिवारजन है वो भी सामने आने लगे, वो भी कहीं ना कहीं गुहार लगाने लगे, पहले भी लगा रहे थे, असर नहीं था, लेकिन अब शायद कहीं कुछ शर्म आए, कुछ थोड़ी सी लिहाज हो, ऐसी स्थिति बने। और दूसरा हम बात कर रहे थे कि आज वो जो एक बैकफुट पर या एक कदम पीछे हटना हुआ है कि वो लौटे हैं, फिर चले गए हैं 25 जून 1975 असाधारण गजट का नोटिफिकेशन। मुझे याद होगा 4 जून को जब नतीजे आए थे तो कहा गया था कांग्रेस की ओर से, उनका भी एक्स था अपने जयराम रमेश जी का, कि मोदी मुक्ति दिवस। तो बौखलाहट एक जो है वो बनी हुई है निरंतर, और ये हम यही कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कैसे डाइवर्ट किया जाए पूरे मामलों मस्तों को। बजट सत्र भी सामने आ रहा है, उसमें घर से बहुत सारी चुनौतियां सामने खड़ी हुई हैं, सब पर आपकी प्रतिक्रिया मीनू जैन। अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट कीजिएगा। शुक्रिया आपका, देरी से आने के लिए थोड़ा माफी चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले जी हाँ, मेरे इस संबंध में ये कहना है कि मनुस्मृति को लागू करने की इच्छा रखने वाले, जो कि आप सभी को पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तैयारी है मनुस्मृति को पढ़ाए जाने की, वो अभी थोड़ा सस्पेंड कर कुछ समय के लिए टाल दिया गया उसको, लेकिन निर्णय सुरक्षित है। लॉ के विद्यार्थियों को पढ़ाना है। हाँ, मतलब आप जो लोग मनुस्मृति को पढ़ाने लागू करने की जो इच्छा रखते हैं और इरादा रखते हैं और पूरा जिनका की एजेंडा में है वो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। आप किस बात, अगर हत्या हो चुकी होती इस संविधान की तो आप प्रधानमंत्री कैसे बन गए? भाई, संविधान की हत्या हो गई तो संविधान खत्म। हत्या का मतलब तो यही होता है। आपने इतना जिसको कहते हैं कि बड़ा हास्यास्पद आपने नाम दिया है संविधान हत्या दिवस, कि जिस संविधान की हत्या हो चुकी तो वो जिंदा कैसे है अभी तक भी? आपको जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं आज आप, तो आप उसी के बदौलत बने बैठे हैं। आज जो नागरिकों को अधिकार है वो उसी के बदौलत है, मौलिक अधिकार है जो आज वो उसी के बदौलत है। आज जो चुनाव हो रहे हैं देश के अंदर वो उसी के बदौलत हो रहे हैं, उसी संविधान के बदौलत हो रहे हैं। लेकिन मैं इस सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस वक्त लड़कियां, पहलवान लड़कियां सड़कों पे घसीटी जाती है पुलिस के द्वारा, जब संविधान की हत्या नहीं होती क्या? जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके सड़क के ऊपर घुमाया जाता है, प्रधानमंत्री मुंह के ऊपर टेप लगाए बैठे रहते हैं, तब संविधान की हत्या नहीं होती है क्या? जब दलितों को न केवल देश के अंदर, आपके ही राज्य में ऊना में, याद होगा प्रधानमंत्री तब सत्ता में आए थे, 2-1 साल ही हुए थे इनको, ऊना में दलितों को सरेआम सड़क के ऊपर नंगा करके कोड़े मारे गए थे, तब संविधान की हत्या नहीं हुई थी क्या? आप किस मुंह से संविधान हत्या की बात कर रहे हैं? आपको तो क्या है कि जो देश को हर वक्त पीछे ले जाना, मतलब पीछे धकेलना। आप जो कहते हैं कि पिछले 70 साल में क्या हुआ, पिछले 70 साल में यही हुआ कि आज भी संविधान जिंदा है। उसमें बीच में जो ये पीरियड रहा, उसके लिए जो भी इमरजेंसी पीरियड की जो ये बात कर रहे हैं, उसके लिए सोनिया गांधी, उसके लिए स्वयं मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे हैं, वो इस बात की माफी मांग चुके हैं और गलती मान चुके हैं।
राहुल गांधी ने तो रिसेंटली कई स्पीचेस में कहा है कि वो एक गलती रही है, तो उसके बाद भी अगर आप उस चीज को जिंदा रखेंगे तो आपको फिर खुरंड कई लोगों को खुरंड को खोदने में मजा आता है, तो वो आपको जो खुरंड है उसको खोदने में मजा आ रहा है। और क्योंकि आप लाइलाज हो चुके हैं, आपके ऊपर तुर्की बतुर्की आपके ऊपर आक्रमण हो रहा है, क्योंकि आप नाटक करते हैं संविधान का, आप केवल संविधान के जरिए चुन के आए हैं, लेकिन आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। आपके राज्य में सबसे ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आक्रमण हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है आपके टाइम में संवैधानिक संस्थाएं। कौन कौन सी संस्था की आप बात करेंगे, अभी देख लीजिए ना आप, आज केजरीवाल को जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, वो बताइए, आपके मुंह में तमाचा है, आपकी जो ईडी है, आपने ईडी को इतना पंगु बना रखा है कि वो आपके ऑर्डर का आंख मूंद के और कान में रुई लगा के पालन करती है। ये संविधान की हत्या नहीं है। आज आप जो केजरीवाल को बाहर लाए, वो आप देखिए, केजरीवाल को जो जमानत दे चुका था, नीचे राउज एवेन्यू कोर्ट दे चुका था, जो जज थी लोअर कोर्ट की, उन्होंने दी थी जमानत, उनकी कितनी आपने ट्रोलिंग की सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी आईटी सेल ने ट्रोलिंग की, नेताओं ने ट्रोलिंग की, उसको गलत बताया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगा दी उस आदेश के ऊपर। वो संविधान की हत्या तो आप कर रहे हैं, आप जो, और उसको आप गजट नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, तो वो जिसको कहते हैं कि जो बात वो करे कि जो खुद जो संवैधानिक मूल्यों में आस्था रखता हो व्यक्ति। आपने आज तक कभी गोधरा के लिए कभी आपने माफी मांगी? आपके यहाँ लिंचिंग हो रही है अल्पसंख्यकों की, खुलेआम लिंचिंग होती है, जो उनके बारे में आप बोलते हैं कुछ? उड़ीसा में जो ग्राहम स्टेन्स के जो जिन्होंने हत्या की थी, फादर ग्राहम स्टेन्स की, और उनके बच्चों को जिंदा जला दिया था जीप में, उसके बारे में आप क्या बोलते? तो क्या इनफैक्ट उसके जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और आज बताया ये भी जाता है, खबरें मैंने पढ़ी है ऐसी, कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री, वो उसको दारा को छुड़वाने के लिए धरने पे बैठे थे। वो संविधान की हत्या नहीं थी या संविधान की रक्षा थी? वो क्या था? वो तो उदाहरण एक नहीं है संजीव जी, 1000 उदाहरण है। मतलब वो कहते हैं ना, ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता संविधान की बात करना, आप संविधान रक्षा की बात ना करें, लेकिन क्योंकि आपको जुमले उछालने की आदत है, तरह तरह की आप टर्मिनोलॉजी लाने के लिए विख्यात है, तो आप ये ले आए हैं। लेकिन मेरा वही सवाल बाकी है कि जब हत्या हो चुकी है संविधान की, तो आप प्रधानमंत्री बने कैसे बैठे हैं? यहाँ तो तानाशाही होनी चाहिए थी सन 75 से आज तक, लेकिन जिंदा है आज भी संविधान, और लगातार चुनाव हो रहे हैं बदस्तूर। जी बिल्कुल बिल्कुल। रशी सर जो बात कह रही है, मीनू जी ने कहा कि ये मुंह और मसूर की तरह, साथ साथ ये भी है कि अपनी कमीज पे लगे दाग नहीं देखते हैं, और दूसरे की कमीज को हम कहते हैं कि साहब ये मैली है ये कमीज, और कौन नहीं देख रहा है 10 साल में क्या कुछ हो रहा है। अघोषित आपातकाल का बार बार ब्लेम हो रहा है, और शायद वो 1975 वाला जो दौर था, 1975 से 77 का, उससे कई भयावह स्थितियों में है। आपके बोलने पर आजादी नहीं है, आपको अपनी जो पीड़ा व्यक्त करना है उसको लेकर आपको बहुत बार सोचना पड़ता है यदि सही बात आप करने जा रहे हैं। इन सब पर आपकी राय, और साथ साथ जो हम मूल विषय भी हमारा था उस पर भी आप एक छोटी सी टिप्पणी करिएगा। वैसे तो बोला है सभी साथियों ने, हमारे पैनलिस्ट ने, कि वो भरमाने का प्रयास है, लेकिन कहीं शुरुआत छोटी सी होती दिखती है। कहते हैं ना कि उम्मीद की हल्की सी किरण या कोई रोशनी। क्या कहेंगे सर? संजीव भाई, असल में ये तो 2022 में इन लोगों ने बोल दिया था कि 10% जो है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे कहीं पर भी। बस उसका नोटिफिकेशन उन तमाम बीएसएफ को, एसएसजी को, और तमाम जो हैं हमारे फोर्सेज हैं, 7 फोर्सेज हैं लगभग, उसमें एक को छोड़ एनएसजी में तो लाएंगे नहीं, बाकी 6 में लोग लेकर आएंगे। तो इसका दबाव ये मान सकते हैं आपके राहुल गांधी और विपक्ष जो इनके साथ के लोग हैं, वो भी इस बात पर काफी अग्निवीर को लेके चिराग पासवान, नीतीश कुमार की पार्टी, ये सब लोग एतराज कर रहे थे। तो इसके अंदर तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो नरवणे साहब, उनकी किताब में आपकी पूरी तैयारी नहीं होती है। आप सबसे पहले आ जाए, रात को 8 बजे ताली बजा के कोई भी काम कर देते हैं, तैयारी आपकी होती नहीं। आपके मंत्रिमंडल को नहीं पता होता आप क्या करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि खेल करते हैं ये, लेकिन इनकी गलती भी ये नहीं है जब खेल ही पसंद आता है देश के अंदर एक बड़े वर्ग को। 46,000-45,000 के करीब ये अग्निवीर की भर्ती करते हैं तीनों सेनाओं में हर साल। उसमें ये 25% रोक देते हैं, 10-11 हजार के करीब मान के चलिए, बाकी
सब लोगों के बारे में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, देश विचार विमर्श कर रहा है। अब उनके बारे में कह दिया गया कि 10% लोग जो हैं इन इन जगहों पर हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, यहाँ पर आप अपनी नौकरी कर सकते हैं। बात यह है संजीव भाई कि हमारी सेना का बजट लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है। इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया तो आ जाता है बेसिकली हमारी जो पेंशन है उसमें, और 1.5 लाख करोड़ रुपया आ जाता है इक्विपमेंट्स वगैरह जो उसके जो खरीदने में, उसकी तमाम चीजें जो सेना के उपकरण होते हैं, और 3-3.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो तनख्वाहों में और सेना के खाने में इसमें खर्च होता है। इनकी शुरू से ही नियत यह है कि पेंशन खत्म की जाए या 1.5 लाख करोड़ रुपया जो हमारा जा रहा है इसको कम कर दिया जाए। इनकी असल में इंटेंशन ये है। अब अग्निवीर के बारे में चूंकि मुद्दा वही है तो मुझे पहले इसी के बारे में बात कर लेनी चाहिए 1-2 मिनट और। अग्निवीर या हमारे सेना के जवान संजीव भाई, दरअसल बात 4 साल की या पैसों की भी नहीं है। राहुल गांधी पैसों की बात उठा रहे हैं, राजनाथ कुछ बता रहे हैं, वो अलग बात है। बात सबसे बड़ी यह है कि सेना के जज्बा लेकर के जो पूरी जिंदगी समर्पित करता है आर्मी का जो बंदा है, उस जज्बे को आप 4 साल के अंदर कैसे बांध सकते हैं। हमने अपने शहरों में तभी सभी यहाँ पे महानुभाव बैठे हैं, सबने देखा होगा सुबह में शाम में नौजवान बच्चे दौड़ा करते हैं सड़कों पर, नंगे पैर भी दौड़ते हैं बहुत सारे तो, और अपनी प्रैक्टिस करते थे। वो जज्बा, उस जज्बे को कहां से आप क्रिएट कर देंगे 4 साल में। अभी वो 6 महीने ट्रेनिंग पूरी कर नहीं पाया, आप पाकिस्तान के सामने डाले दे रहे हैं उसको। आपने ये काम क्या कर दिया, आपको हर जगह बिजनेस मॉडल नजर आता है। जब से इनकी उद्योगपतियों की दोस्तियों का पोल खुली है, इन्हें हर जगह जो है बिजनेस दिखाई देने लगा। 1.5 लाख करोड़ रुपया इनको पर ईयर जो बचाना है ना पेंशन्स का, उसमें कुछ कम हो जाएगा, तो वो दरअसल उसके ऊपर नजर है। वो जज्बा जो अग्निवीर का, आप शहीद नहीं कह रहे हैं, आप पैसों के ऊपर, ये हिसाब ऐसा करने लगे कि हम भी कई बार इनके ट्रैप में फंस गए संजीव भाई। उस अग्निवीर के माँ बाप के बारे में सोचने को तो छोड़ दिया, उसकी कुर्बानी के बारे में सोचना तो छोड़ दिया, 1 करोड़ रुपए का हिसाब हम भी करने लगे थे, हम भी माफी चाहते हैं। सच बात तो ईमानदारी की है। वरना जो 50 करोड़ रुपया आप किसी पेरेंट्स को दें, मीनू मैम बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, सबके बच्चे हैं, कोई 100 करोड़ रुपया दे, कोई यूं कहे कि आपका 17.5 साल की उम्र से लेके 21 साल तक का जो बेटा है वो हम आपसे ले रहे हैं, उसकी जान लेनी है, या चलिए शहीद का दर्जा भी दे रहे हैं। ईमानदारी से बताइए, सिर्फ देश के नाम पे तो हम लोग तैयार हो सकते हैं, वरना दुनिया में कोई माँ बाप ऐसे हैं जो पैसे लेकर के अपने बच्चों की जान का सौदा कर लेंगे। सिर्फ देश के ऊपर मर मिटने के लिए ही लोग कहते हैं कि नहीं, हम जबान से भले ही नहीं कह रहे लेकिन देश की सेवा कर, हम तेरे लाश पर, तेरे पार्थिव शरीर पर आंसू बहा लेंगे, लेकिन सीना चौड़ा कर लेंगे देश के सामने कि मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा जो भी है हस्बैंड, वो देश के ऊपर निछावर हो गया। एक ऐसा खेल बना दिया है इसको। अब ये 10% की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारे सर ने कहा कि 10% तो ऑलरेडी वो ले ही लेते। जब प्रेफरेंसेस होती तो वो कहते हैं यार अग्निवीर के अंदर ऑलरेडी जो है ना ट्रेंड लड़का है, वो तो आ जाएगा। एक आर्मी के जनरल थे, वीसी वाइस जनरल, नाम मेरे जहन से निकल रहा, कादियान करके था उनका सरनेम, शायद सर बता पाए, कादियान करके। वो ये कह रहे थे कि आप, जी, उनका कहना ये था कि आप जो बिना अनट्रेंड बंदा जो आप सामने छोड़ दे रहे हैं, आप चाइना का मॉडल अपनाने को तैयार हैं, चाइना का मॉडल अपनाइए। आप घरेलू उपकरण को बढ़ाने में अपनाइए ना। चाइना ने पूरी दुनिया में जो तरक्की की है रिसेशन के दौर में, जब मनमोहन सिंह भी थे, 2 ही देश तो ऐसे थे, एक हमारा भारत और एक चाइना, जो उस रिसेशन के माहौल से निकल कर आ गए थे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वजह उसकी है कि उन्होंने लोकल को वोकल जो कहते थे मोदी जी, उसको कर दिखाया है। दिन में अगर मिसाल के तौर पे वहां का किसान खेत में है तो रात को मशीन बना रहा होता है संजीव सर। मैं वहां खुद फिजिकली गया, मैंने लोगों के हालात में देखे। खैर मैं अपनी बात पर आ जाता हूं। तो इन लोगों ने 10% का जो शिगुफा छेड़ा है, अब इनको चुनाव में जाना, सर सही कह रहे थे कि चुनाव में भी जाना है। ये अपना मुंह को साफ कैसे करें, अपनी मूंछ को ऊंची जो कर रखी उसको नीची कैसे करें। किसान जब 600, 700, 800 शहीद हो गए, तब इनकी समझ में ये बात आई कि नहीं यार, ये तो हमसे गलती हो गई है। आपसे कोई भी काम प्री प्लान नहीं होता है, चाहे नोटबंदी हो। नोटबंदी के बारे में कई लोगों ने कहा ना कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया। कई लोग तो यूं भी कहते हैं कि जो समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे भी जिक्र नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं हमें नहीं मालूम। तो आप इनको शिगुफा छेड़ने की आदत है। एक बार तो ताली बजा के कह रहे थे यूं करके, घर में शादी है, पैसा नहीं है, यूं करने लगे। तो यकीन मानो मुझे ये लगने लगा कि हमारा प्रधानमंत्री जो है, इसको बस क्या बताएं आपसे। मुझे कभी कभी तो संजीव सर ये लगता है, फिल्मों में जाने का सबका शौक होता है
कैमरे पे आने का सबका शौक होता, मन में होती है बात। हिमेश रेशमिया एक म्यूजिक डायरेक्टर है, वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में हर आदमी सिंगर है, चाहे वो बाथरूम सिंगर ही क्यों ना हो। तो ऐसे ही हमारे भारतीयों के मन में अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना और पुराने जो हीरो एक्ट्रेस हैं वो इतनी छाई हुई हैं, मीनू जैन बताएंगी मैम हमारी, कि लड़कियों के अंदर भी है, लड़कों में भी है, सभी में आता है। तो मोदी जी के मन में भी एक ऐसी बात छुपी हुई है। मुझे तो आजमगढ़ का सांसद जो था निरहुआ, मुझे कई बार ये महसूस हुआ कि अगर मेरी मुलाकात हुई तो निरहुआ से जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि मेरी पहुंच निरहुआ तक हो सकती है, प्रधानमंत्री तक मेरी पहुंच नहीं हो सकती कि भाई तू किसी भी सूरत में अब की बार प्रधानमंत्री जी नजर के सामने पड़ जाएं तो ये कहना कि भोजपुरी फिल्म में आपको लीड रोल दिया जाता, अपने मन की सारी बातें निकाल लो। कहने का मतलब यह है कि हर जगह इन लोगों ने काम कर दिया है। एक वो मिसाल में कहना नहीं चाहता, लोग कहते हैं थूक के चाटने वाली बात, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग कहते हैं। हाँ, ब्लेम होता है। सच बात तो यह है कि आप अग्निवीर हो, आप है ना, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड इशू था अग्निवीर का, यानी कि हमारी सेना का। सेना के बारे में कोई नेता बोलता हुआ भी डरता है, अगर आपको मालूम हो, बहुत बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है। धर्म और सेना हमारे यहाँ ऐसा शब्द हो गया है कि इसके बारे में बोलते समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर सेना के बारे में आपने एक दो शब्द ऊपर नीचे कह दिया, सपोज करो शहीद को आपने कह दिया मर गए, तो हो सकता है आपकी लेग पुलिंग कर ली जाए, तो इतना ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इन लोगों ने इतना सोफिस्टिकेटेड इश्यू को भी नहीं छोड़ा। एक लाइन आखिर की और कहूंगा संजीव सर, इसराइल के अंदर जाइनिस्ट हैं, जाइनिस्ट 30% के करीब हैं, वो यहूदी तो सब हैं, लेकिन जो धर्म के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और उनका वो लड़के हैं जवान, ऐसा नहीं है सारे बूढ़े हैं, दाढ़ी रख लेते हैं, बड़े बड़े हैट लगा लेते हैं, कई कई दिनों में तो वो नहाते हैं। उन लोगों का एक एग्जेम्पशन उनको ये मिला हुआ था कि वो लोग सेना में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां 30 साल की, आपको मालूम है 30 साल का जो है वहां पे मजबूरी है, सभी को जाना पड़ता है। वो लोग इस चीज से एग्जेम्पशन था उनको, लेकिन वहां की कोर्ट ने कहा कि ये 30 साल के जो बागड़ बिल्ले हैं ये खा खा के मुस्टंडे हो रहे हैं, धर्म की पढ़ाई बताते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे मुस्टंडे बैठे हैं ऐसे ही, तो ये जो है इनको भी सेना में भेजो। क्योंकि 4.5 लाख का जो बल इसराइल का है, लोकल का जो है, वो इतना बेकार, इतना कमजोर है कि उसमें से 75,000, ये वहां पे बल दुनिया के जो दूसरे अखबार आते हैं उनका कोई श्योरली खबर नहीं है, लेकिन उनके इम्कानात हैं, उनके ख्याल हैं, 75,000 तो अस्पतालों में है, और 75,000 जो वहां के लड़के हैं, जो यहूदियों के बच्चे सेना में गए हुए थे, लोकल के जो नौकरी करते थे, झगड़े के टाइम पे चले गए, उनको मेंटली प्रॉब्लम हो गई है संजीव सर। जब आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो जा सकते, आप पाकिस्तान के बलूच के सामने भारत के सेना को डाल देंगे। हालांकि हम तो अगर बिल्कुल बारीक से भी है ना, तो हमारे अंदर जज्बा इतना है कि हम चीन को चीन के घर में घुस के मारेंगे, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह उसके घर में घुस के मारेंगे, और हमारे जवानों ने करके दिखाया है। लेकिन फिर भी तैयारी तो तैयारी है ना, 6 महीने आप उसकी तैयारी कर देते हैं, लेकर आप उसे वहां डाल देंगे। अब आप हल्का सा है ना मूछ नीचे करके, लोगों की नाराजगी की वजह से आपने कहा 10% चलो सिक्योरिटी में ले लेते हैं, अरे वो तो वैसे भी कुछ करके खा लेता बेचारा, आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया। कहने का मतलब यह है कि टोटल का टोटल स्ट्रक्चर, जिस पर उंगली उठाने में बड़ी बड़ी सरकारें और बड़े बड़े नेता 10 बारी सोचते थे, इन लोगों ने दरअसल ये सोच लिया संजीव सर कि हमने एक ऐसा पाठ पढ़ाया हुआ है देश के लोगों को कि इनके सामने कुछ भी कर देंगे, हम ये मानेंगे। हमारा ये बेवकूफी, हमारा जो कह सकते हैं कि एक ऐसा इंप्रेशन इनके सामने गया है, उसी वजह से ये जसारतें करते हैं। जसारतें मतलब एक ऐसे कदम उठा देते हैं जो बोलते हुए हमें भी बहुत ध्यान से बोलना पड़ता है। तो ये बात है टोटल। तो वरना वैसे अग्निवीर अब 10% ये कह रहे हैं, अरे भाई ये बताओ 34,000 जो 46,000 में हर साल 34,000 जो लोग बचेंगे, 11,000 आप ले रहे हैं, 10% और गए 34,000 में से 4.5 जितने, बाकी जो 30-32,000 बचते हैं उनका क्या होगा, और उस जज्बे का क्या होगा। जी बिल्कुल। दूसरा, मैं अघोषित आपातकाल को लेकर ही, मैंने जो बात हम कर रहे हैं, उन्होंने जो अब आपातकाल पे दी, आप कुछ टिप्पणी करेंगे तो ठीक है। संजीव भाई, आपातकाल की बात तो यह है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जो आपने बात कही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो 234-35 जो है ना, उससे पहले तो इनका अघोषित आपातकाल इन्होंने नाफिज कर दिया था। लेकिन हल्की सी आंख खुली है, नायडू नीतीश ने हल्का के मुंह पे पानी के छींटे फेंके हैं कि रुको रुको भाई, तो ये थोड़ा सा मामला बन चुका है। अब ये इस तरह से नहीं कर रही, ये जो कदम उठाया है ना 10% वाला, इसको भी आप इस अंदर से ले सकते हैं। लेकिन फिर भी जो इनके नेचर है, जो इनका ख्यालात हैं, जो इनका काम करने का स्टाइल है, उससे तो वाकई महसूस यही देता कि इनको ये मालूम है कि एक ही अकेला सब पे भारी है, कोई बोलने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी विपक्ष मजबूत हुआ है, इस नींद से इन्हें जगाने की कोशिश भी की जा रही है। और राहुल गांधी का ये दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, विपक्ष के लोगों का ये दम है कि जब अग्निवीर का मुद्दा बहुत जबरदस्त उठाया है,
तो इनके ये अघोषित आपातकाल में थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ सीज फायर हुआ है छोटा मोटा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो यही बात कर रहा था और मैं इसी पे पुनः सभी से एक सवाल करना चाहूंगा, रविंद्र जी से लेकर और वापस राशिद सर तक। रविंद्र सर देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष ने इस बार भूमिका अलग है और नंबर्स भी है, और नंबर्स के साथ जो जज्बा है, जज्बे की बात अभी राशिद भाई कर रहे थे, वो सेना के मतलब उसमें उस परिप्रेक्ष्य में था, लेकिन हम ये पा रहे हैं कि अब जो बैकफुट पर लौटने की स्थिति पैदा हो रही है, या जो एक बौखलाहट है या चिड़चिड़ाहट है, आपने देखा था संसद में हमें दिखा था, और जिस तरीके से सड़क पर भी कोई जवाब देते नहीं थे, लेकिन अब हम ये भी पा रहे हैं, हमने पाया है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अभी लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए, तो हम देख रहे हैं कि अब डबल इंजन की सरकारों में हमने यूपी में देखा कि तत्काल दौड़ना पड़ा वहां, जो योगी साहब तुरंत निकले वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने, या वो नहीं जाते थे, हिलते नहीं थे लोग। तो अब लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक फोर्स है, वो फोर्स हिला तो रही है, दिक्कत तो पैदा कर रही है, और अब आपको कहीं ना कहीं वो जो दादागिरी या डिक्टेटरशिप जैसे हालात संभव अब नहीं हो पाएंगे। आपसे लेकर और मैं राशिद सर तक की प्रतिक्रिया लूंगा। रविंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल संजीव सर, सही बात है आपकी। और विपक्ष का देखिए मूल रूप से जो इतने साल तक मखौल बनाया मुल्क में ना, चाहे टीवी ने बनाया, चाहे संसद के भीतर बनाया, चाहे विधानसभाओं में बनाया, जो मखौल बनाया, और जो मखौल बनाया गया, मुझे लगता है ये उसका नतीजा है कि आज विपक्ष जो पिछले 10 साल से एक दबा हुआ था या कुचला हुआ था, और जिनको बोलने का अधिकार के लिए भी लड़ना पड़ रहा था, आज मुझे वही है कि आज विपक्ष जब अपनी पूरी, अभी तो पूरी ताकत में है, तो जब पूरी ताकत में आया है तो उन तमाम मुद्दों को उठा रहा है। और उस विपक्ष के ताकत में आने का मतलब यह है कि सरकार का जो एक तो इकबाल था, दूसरा सरकार की जो एक्सेप्टेंस आम आदमी के बीच में थी, जो जनता के बीच थी, वो भी बहुत बुरी तरीके से इरोड हुई है, बहुत इरोड हो गई है। अब सरकार जो भी बात कहती है उसको कोई भी उनकी फेस वैल्यू पे लेता नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपनी गुडविल जो थी वो खत्म कर दी। इसलिए विपक्ष एक बहुत मजबूत स्थिति में है, और मजबूती के साथ जो बातें कह रहा है, जनता उन बातों को बहुत गंभीरता से ले रही है। और उसी का जो असर है, जो मीडिया, देखिए मीडिया में भी अब थोड़ा थोड़ा बदलाव होना दिखना शुरू हो गया, जो अपने आप को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं। आप जैसे चैनल्स को तो खैर साधुवाद देना ही है, जिन्होंने डेमोक्रेसी को इस दौर में जिंदा रखा है, लेकिन वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनका भी रवैया थोड़ा थोड़ा बदलने लग गया। तो अभी बहुत जरूरी जो ये देखिए, और दूसरा जिक्र हमारे यहाँ पर हुआ अग्निवीर का। अग्निवीर का सर एक और मैं आपको संजीव जी बात बताऊं, अग्निवीर 4 साल के लिए है, और भारत की फौज में जो रेगुलर नौकरी करने वाले लोग हैं, अगर वो 17-18 साल में भर्ती होते हैं तो वो उनकी रिटायरमेंट कम से कम 20 साल में होती है, अगर वो चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो 20 साल, 28 साल, 30 साल तक सामान्य तौर पर एक सिपाही नौकरी करता है। अब वो इतने 30 साल की जो उसकी नौकरी होती है, तो आप ये मान के चलिए उस नौकरी का एक 6 साल से लेके 25 से 30% जो हिस्सा है वो उसका ट्रेनिंग में जाता है। यानी कि इतनी ज्यादा ट्रेनिंग्स वहां पर होती हैं फौज में, जिससे कि आम जो अपनी अपग्रेडेशन होती है, उस अपग्रेडेशन को करने के लिए वो फौजी अपने आप को हमेशा इक्विप्ड रखे, हमेशा तैयार रखे। हर 2-3 साल में उसका एक बार नंबर आता है कि वो ट्रेनिंग के लिए, या कोई नया कोर्स करने के लिए, या नए हथियारों को सीखने के लिए, या कोई केमिकल वॉरफेयर है, इन सबको अपडेट करने के लिए अपने आप को लगातार वो कोर्सेज में जाता रहता है। तो जिस व्यक्ति का केवल टर्म पीरियड 4 ही साल का होगा, वो समझिए कितना सीख पाएगा उसमें। तो उसके साथ एक किस्म से मखौल है। और फौज के जो लोग हैं, देखिए फौज का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इस बात को तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता, क्योंकि सबका ये कहना है कि हिंदुस्तान की जो 2 मुख्य सीमाएं हैं, पाकिस्तान और चाइना, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है, ये पूरी लड़ाई जो पूरी टेरेन है आपकी, ये पूरी टेरेन है पहाड़ी इलाका और जंगल। पहाड़ और जंगल में आपकी तकनीक फेल हो जाएगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैन पावर काम आती है, और मैन पावर से भी काम नहीं चलता। हमारे पास मैन पावर थी देखिए करगिल के वॉर में, लेकिन करगिल के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कितने ज्यादा उस करगिल वॉर में की थी, ये जब भी कभी किसी का जाना होगा तो करगिल के लोग बड़े खुशी के साथ अपने सीने को गर्व के साथ चौड़ा करते हुए ये बात बताते हैं कि हमने सेना के लिए 20-20 किलोमीटर तक सामान ढोया, हमने अपने मवेशियों पर सामान ढोया, हमारे बच्चों ने सामान ढोया। ये तो सेना का जब लड़ाई होती है तो उनको इस तरह की चीजों की बहुत जरूरत होती है। और जो व्यक्ति केवल 4 साल के ट्रेनिंग में आया है, और इसका एग्जाम्पल जैसे राशिद भाई ने इजराइल का बताया,
अब इजराइल के बारे में हम लोग जो अक्सर सुनते हैं कि उनकी तकनीक बड़ी मजबूत है, वो लोग टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है उनकी आर्मी। भाई अगर इतनी साउंड है तो आपने फिलिस्तीन को अभी तक क्यों नहीं हरा लिया चुनाव युद्ध में? अभी तक तो हरे नहीं है फिलिस्तीन से आपसे। तो अगर क्यों? क्योंकि वहां पर भी मैन पावर जो है, मैन पावर की हर लड़ाई में जरूरत पड़ती है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है पिछले कितने साल से, हमारे साल में कोई फैसला तो नहीं हुआ। सब रूस के पास तो टेक्निक की कमी नहीं है, इजराइल के पास तो टेक्निक की कमी नहीं है, तो भी क्यों नहीं फैसला हो पा रहा है? क्योंकि मैन पावर जो है, रशिया भी बाहर से, हिंदुस्तान तक के लोग रशिया की आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, इस तरह की जो खबरें आ रही हैं। तो मैन पावर की जो जरूरत है उसको मैन पावर से ही कंप्लीट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी जो है लड़ाई के मामले में उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। और विपक्ष का ये जो रवैया है, विपक्ष ने जिस मजबूती के साथ आम जनमानस की आवाज उठाई है, सरकार उससे बैकफुट पर है। और सरकार को देखिए, अभी तक जिस तरह की सरकार इन्होंने चलाई 10 साल में, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष, और मैं फिर एक बार अपनी बात वही दोहराता हूं जो बार बार कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो उस संविधान के दायरे में आता है। और जब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में बन गए तो उनकी ताकत देखिए कितनी मजबूत हो गई। पिछले 10 साल से जब नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था, प्रतिपक्ष तो था लेकिन उस पद के पद नहीं था, पद पर कोई व्यक्ति आसीन नहीं था, तब आप देखिए अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो 2014 में लोकसभा, उनके साथ स्पीकर्स का क्या व्यवहार रहता था, उनको बोलने नहीं दिया जाता था, उनकी बात काट दी जाती थी। और ये प्रेसिडेंट है भारतीय कानून दोनों सदनों में और हर लोक विधानसभा में कि जब नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहें तो उनको बोलने दिया जाता है, उनको कोई रोकता नहीं है। लेकिन क्योंकि वो पद नहीं था इसलिए उनको बोलने नहीं दिया जाता था। अब जब वो पद आ गया है तो उसकी ताकत आप देखिए, और किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में पूरा विपक्ष एक ही मुद्दे को उठाता है और उस मुद्दे के ऊपर फिर किस तरीके से समाधान सरकार को निकालना पड़ता है। और अब विधानसभा के चुनाव 3 स्टेट्स में है, सरकार का नाक का सवाल है, सरकार के लिए बहुत मुश्किल है इन तीनों विधानसभा के चुनाव में जाना। और देखिए हरियाणा में तो बीजेपी इतनी ज्यादा डिमोरलाइज है कि हरियाणा में लोकल लीडर को आगे कर दिया मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। बीजेपी तो करती नहीं है आगे, बीजेपी तो हर चुनाव महामानव के चेहरे पर लड़ती है, लेकिन इस बार की पता लग गया अगर उनको आगे किया गया तो स्थिति क्या होने वाली है, उनके ऊपर ब्लेम ना आए इसलिए पहले ही उनको चुनाव से अलग कर दिया है। और अपनी इज्जत कैसे बचाई जाए उसके लिए जो लोकल लीडर है नायब सिंह सैनी, उनको चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर इस बार यहां पर प्रोजेक्ट किया है। तो ये स्थिति बीजेपी की है और विपक्ष बहुत मजबूत है और हर जगह मजबूती दिखा रहा है। हरियाणा में भी बहुत मजबूती से लड़ रहा है। और देखिए हम लोग लगातार टीवी में डिबेट करते रहे थे और गोदी मीडिया खास तौर पर दिखाता रहा कि महाराष्ट्र में जो है वो जो शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी के और कांग्रेस का गठबंधन में दिक्कत आएगी। लेकिन देखिए कितना स्मूथली लोकसभा का गठबंधन हुआ, कितने शांति के साथ कैंपेन किया और उतनी स्मूथली ही विधानसभा का गठबंधन होने जा रहा है। और देखिए आपको बिल्कुल शांति के साथ वहां पर कांग्रेस की सरकार, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सरकार बनती हुई वहां इस बार दिखेगी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तो साफ दिख रहा है, बहुत क्लेवरली प्ले कर रहे हैं वो लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ये भी निकल कर आया रविंद्र सर कि नहीं चाहते हैं मोदी का चेहरा हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे झारखंड हो, उनको चेहरा वो नहीं कि इनको पीछे ही रख के आप दूर से ही ज्यादा बेहतर है। जो एक दौर में किस चमक के साथ वो चलता था और एक अकेला सब पर भारी, अब तो एक अकेला जो है एक अकेले ही इसी स्थिति में हो गया। लक्ष्मण सर आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। ये इसी बात पे ये चुनाव जो होने वाले हैं उसमें मोदी जी का चेहरा नहीं है, तो ये उन्होंने अपनी हार पहले ही जाहिर कर दिया है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब 10 साल तक जो एकदम भगवान की तरह हर जगह प्रकट होते थे, अब उनको नहीं आगे कर रहे हैं। इसकी मतलब कि उनको भी ये समझ में आ गया है कि हमने जो किया अभी तक वो चलने वाला नहीं है। तो जैसे आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर में लिखा हुआ था, वो बात अब एक झटका खाने के बाद समझ में आया है। लेकिन फिर भी ये, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से चला रहे हैं उसमें कोई फर्क अभी आया नहीं है, तो ये एक चिंता का विषय बना रहेगा हमेशा। जैसे मसला ये केजरीवाल जी का ले लीजिए, उनको बेल मिलने का
पूरा अस्कार था, ऐसे अनुमान भी लग रहे थे जैसे प्रोसीडिंग चल रहे थे, तो उनको किसी और में गिरफ्तारी करके, जैसे आज भी बेल मिल गया लेकिन छूट नहीं सकते हैं, तो इनकी जो मंशा है उसमें जी इनका जो कार्य करने का या किस तरीके से अदालत को अपोजिशन को परेशान करें या कोई भी नीति हो पब्लिक को परेशान करने वाली होती है, उसमें कहीं अभी चेंज आया नहीं है। तो हम यही हम एक्सपेक्ट करें कि अपोजिशन अपना ये प्रेशर बना के रखेगा और भले सरकार ही कुछ करे लेकिन क्रेडिट फिर अपोजिशन को ही मिलेगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मीनू जी, इसमें तो अब जनता ने तो कहना शुरू कर, जनता ने तो अपना जो उसका वर्डिक्ट है वो देना शुरू कर दिया है। आप 240 पे लाके टिकाया है, अब आप बहुत दिन तक आप नहीं चल सकते, आपकी जो एक तरफा जो है गाड़ी वो नहीं चल सकती। क्या आप टिप्पणी कीजिएगा? जी बिल्कुल, जनता ने बिल्कुल साफ साफ जनादेश ये दिया है कि भाई एक आदमी के हाथ में हम नहीं दे सकते इस देश को, और जो कि तानाशाह हो अपनी प्रवृत्ति से। एक होता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला, तो देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस तरीके से तानाशाही प्रवृत्ति के साथ एक अकेला सब पर भारी, वो सब पे हल्का हो गया, सबसे हल्का सिद्ध हो रहा है इस वक्त। इतना हल्का सिद्ध हो रहा है कि चुनावों से भाग रहा है 3 राज्यों के, जो आप अभी बताया सभी साथियों ने कि वहां पे लोकल लीडर्स को अब आगे कर दिया गया है। तो ये उनकी घबराहट ही तो सामने आ रही है। मतलब जो आपने अकेले तौर पे बिल्कुल अपने मंत्रिमंडल के किसी सदस्य से सलाह नहीं करना, किसी विशेषज्ञों की सलाह नहीं मानना, बस जो उनको दिमाग में आ गया वो उस चीज को वो कानून होगा और वही आदेश है, वही सबको पालन करना होगा। तो ये चीज अब चलने वाली नहीं है। अभी जैसे अपने राशिद भाई ने कहा कि भाई वो शायद ये जो आपके नायडू साहब और वो जो नीतीश है उन्होंने पानी की छींटे मारी इनके ऊपर, इनकी थोड़ी बेहोशी टूटी है। मतलब जो ये सोए हुए थे, अहंकार की निद्रा सोए हुए थे, उसमें वो वास्तव में एक दबाव पड़ा है, और विपक्ष का दबाव उसपे सबसे ज्यादा, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है, जो नीतीश और नायडू है उनको दिखाई दे रहा है कि जो विपक्ष कह रहा है वो बात सही है। अब आप शहनशाह को सुधार कर ही दम लेंगे शहजादे। तो ये जो अग्निवीर का मसला आया है, इसमें अभी इजराइल की बात आ रही है। जैसे उससे पहले अभी शिवरान साहब कह रहे थे कि भी फिलिस्तीन में क्यों नहीं जीत पाए, फिलिस्तीन को क्यों नहीं जीत पा रहे अभी तक, तो क्योंकि वहां परमानेंट है ही नहीं सेना, वहां अधिकतर सैनिक होते हैं, 2 साल वहां मैंडेटरी है सेना में सेवा करना। जितने भी एबल बॉडीड लड़के हो या चाहे लड़कियां हो, उनको 2 साल जरूर जाना पड़ेगा सेना में। तो वो 2 साल काम करके आज और वापस चले जाते हैं। तो वो अग्निवीर जैसा ही हाल है, हमारे अग्निवीर जैसा हाल। अब और ये रशिया और यूक्रेन युद्ध में क्या हो रहा है, रशिया की सेना का क्या हो रहा है? नहीं तो एक छोटे से देश को क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? वहां भी भाड़े की सेना है, और वहां जो हिंदुस्तान के सैनिक हैं वो वहां लगे हुए हैं। देखिए, और वहां पे जो हम अब बात कर रहे हैं कि 10% तो सरकार ने एब्जॉर्ब कर लिया उनको, बाकी का क्या होगा? वो बाकी के सारे रशिया चले जाएंगे। वहां उनको जरूरत है ऐसे सैनिकों की, भाड़े के सैनिकों की, क्योंकि उनके यहाँ पहले भी थी भाड़े की सेना जो यूक्रेन में लड़ रही थी, जिसका लीडर अभी एयर क्रैश में मारा गया है, मरवाया गया है, जो भी कुछ हुआ। तो वो चीज वहां पे, और वहां क्या है कि वहां कंपेंसेशन बेटर है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उनको कंपेंसेशन है, और अगर कोई शहीद हो गया वहां पे उनकी सेना में, तो उसका परिवार चाहे तो रशिया में चला जाए, वहां उनको नागरिकता भी दे देंगे कि वहीं रहो और वहीं काम कर लो। तो आपको क्या लगता है, जो ये तैयार कर रहे हैं अग्निवीर, वो वहां जाना शुरू कर देंगे? मतलब आप कहाँ भेज रहे हैं इस देश के टैलेंट को? मतलब खुद तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों की सेवा में भेज रहे हैं। और मतलब क्या हो, तो उनका आत्मसम्मान रह जाएगा कि हम भाड़े के सैनिक बनने आए हैं। मतलब इस देश का युवा भाड़े का सैनिक बनेगा, वो चाहे इजराइल में जाए या फिर चाहे रूस में जाए या किसी और कंट्री में जरूरत हो, अगर भाड़े के सैनिकों की पड़ती रहती है सब जगह जरूरत। कोई भी अपने देश की नागरिकों को मरने नहीं देना चाहता, भाई भाड़े के मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी हिंदुस्तान से पता चला कि एक नया एक्सपोर्ट शुरू हुआ है हिंदुस्तान से, भाड़े के सैनिक। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि आप रोजगार तो दे नहीं पाए और आपने ये सुविधा निकाल दी है युवाओं के लिए। तो मेरे हिसाब से इस देश का युवा सोचे इस बात के ऊपर, ये बहुत गहन चिंतन की बात है। ये साधारण और बिल्कुल ऐसी इसको हम ऐसी दरकिनार कर दें बात को, ये ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और सही है कि सरकार को एटलास्ट कुछ तो आगे तो आना पड़ा, कुछ तो बोलना पड़ा अग्निवीर पे, जिसके ऊपर इनको ये था कि जो हमने कर दिया बस वो फाइनल है, उसमें कोई अदल बदल या हेरफेर नहीं हो सकता। लेकिन जिसको अब जो है दबाव में है,
और विपक्ष वास्तव में मजबूती के साथ, पूरी दमखम के साथ, और देखिए विपक्ष की संख्या आप ऐसे इंडिविजुअली मत नापिए कि इस पार्टी के तो इतने, इस पार्टी के इतने, आप टोटल नापिए ना, लगभग बराबर का ही तो संख्या है, 40-50 का फर्क है, वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है दबाव बनाने के लिए। तो विपक्ष जो है एकजुट होकर दबाव बनाए हुए है, और इसी दबाव में देखिएगा कि जो अलोकतांत्रिक फैसले जो पहले होते रहे वो अब शायद मोदी जी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जो उनके अभी है एजेंडा, तो अभी भी है, मनुस्मृति जैसे लागू करने के हैं, CNRC और UCC और ये सारी चीजें हैं उनकी, वो लागू करने की उनकी हिम्मत अभी नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं मीनू जी। देखिए एक चीज तो साफ हो गई, टैलेंट का तो उन्होंने कभी, टैलेंट को उन्होंने जो यूज करना है उसका नहीं किया, मिसयूज ही हुआ टैलेंट का, हमने सभी जगह देखा जो पिछले बीता 10 साल है। लेकिन ये जरूर है कि अब जो स्थितियां हैं, जो नंबर गेम होता है, वो नंबर गेम ने हिलाया तो हुआ है। राशि सर आपकी टिप्पणी, क्योंकि ये भी है जो विषय अभी मीनू जी ने कहा ही कहा कि शहजादे लगे तो हैं शहंशाह को सुधारने में। देखिए कब तक कितना सुधर पाते हैं, कितना ये सुधार पाते हैं और क्या हालात बनते हैं। आपकी फाइनल टिप्पणी, और बहुत दिन से आपने कोई शेर नहीं सुना है, उसके साथ कुछ अगर आप वहां सबब करेंगे तो मजा आएगा। देखिए सुधरना तो पड़ेगा संजीव भाई, पूरी दुनिया सुधर रही है। पहले तो मैं एक लाइन में भूल गया था, उस वक्त मैं बता दूं, राज कादियान साहब जो थे, जनरल साहब VC, उन्होंने एक जगह ये लिखा था, आर्मी को ज्यादा जानते हैं, कि मैं दुआ करता हूं और आई होप एंड प्रे, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने, कि भारत का कोई वार ना हो जाए। अग्निवीर के बारे में वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो जब आर्मी का एक वाइस जो है VC जो है, मतलब उसको कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ बंदा ये बात कह रहा है अग्निवीर के संबंध में कि मैं दुआ करता हूं कोई युद्ध ना हो जाए, क्योंकि उनको पता चल गया था। ये तो एक बात में कहना भूल गया था। अब रही बात उसकी कि साहब ये आएंगे कब काबू में, देखिए पूरी दुनिया जो है ना, अभी थोड़े दिनों पहले तक दक्षिण पंथ की तरफ जा रही थी, अब उसको आना ही पड़ेगा इंसानियत की तरफ। दक्षिण पर और इंसानियत में फर्क क्या है वो मैं बता देता हूं। फ्रांस में लेफ्टीज आ गए लगभग। वहां पर जो वो लड़की थी, मैं नाम जहन से निकला, उसके पापा ने पार्टी बनाई थी दक्षिण पंथ में, मैरी ले पेन, सॉरी लड़की तो नहीं, लेडी होगी वो काफी। तो मैं बताना चाहता हूं कि उसको जो है पूरी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो भी मुंह के बल जा पड़ी। इधर आप आ जाइए, 14 बरस बाद टोनी ब्लेयर के बाद इंग्लैंड के अंदर भी एक बंदा ऐसा आ गया, लेबर पार्टी का मामला है। और अब जो है धीरे धीरे उम्मीद ये की जा रही है कि अगर बाइडेन साहब जो है थोड़ा सा हट जाएं और कोई दूसरा बंदा कैंडिडेट बन जाए, जैसे बराक ओबामा की वाइफ है, उनके बारे में जिक्र चल रहा है। बल्कि वहां की जो लोकसभा स्पीकर हैं वो नैन्सी पेलोसी, उन्होंने भी कहा कि आप हट जाइए बाइडेन साहब। तो ऐसे समय में अब सुधार की तरफ जा रही है, वरना अर्जेंटीना टू स्वीडन, अमित मालवीय लिख रहा था पिछले दिनों, 1-1.5 साल पहले, क्योंकि वहां सरकारें इस प्रकार की आ रही थी। उधर ट्रंप के आने की भी उम्मीद ज्यादा लगाई जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जब दुनिया सुधारवादी आंदोलन और उनकी पार्टियों की तरफ है, तो हमारे यहाँ भी सुधार होकर ही रहेगा। ये लोग करके रहेंगे, क्योंकि हमारे और आपके डीएनए के अंदर है ना, वक्ती तौर पर हम किसी की बातों में आ सकते हैं, लेकिन हमारा डीएनए तो इंसानियत से भरपूर है। पूरी दुनिया को हकीकत बताता हूं संजीव सर, हम जो है ना, करुणा, दया, इसका पात्र यदि कोई मिलेगा तो भारतीय मिलेगा। आपने काफी ज्यादा देखे होंगे दूसरे कंट्रीज में, भी 2-4-5 जगह गया, आप यकीन मानिए, यहां बस में आप चले जाइए, एक लेडी बूढ़ी या एक बूढ़ा व्यक्ति आए तो कुदरती तौर पे हम 50 या 45 या 40 के भी हैं, हम जगह छोड़ देते हैं। जी हमसे हमारे फ्रेंड्स ने हमें बताया नहीं, लेकिन हमारे अंदर है ये बात। आप चले जाइए बाहर, एक 18-20 साल का लड़का बेशर्मी से बैठा रहेगा, भले 80 साल का आदमी खड़ा रहे। ये तो चीज हमारे अंदर है, तो हम तो इसको पलट के लेकर आएंगे। और आना शुरू भी हो गया। इसकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, नफरत की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। इसके टूल्स बहुत कारक जरूर होते हैं, लेकिन ये उम्र लंबी नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है, और हमारा जो है ना, ये गालिब आकर ही रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बेड़ा गर्क ना हो जाए। मैम ने भी एक बात बताई रशिया के बारे में, अगर पैसों की बात आ गई ना, इजराइल जाते समय एक बंदे ने कहा, जब दिल्ली हरियाणा के अंदर रिक्रूटमेंट हुआ, कि आप वहां जा रहे हैं, वहां तो गोलाबारी हो रही है। कह रहे साहब भूख से तो नहीं मरूंगा, भूख से तो नहीं मरूंगा। वो राजमिस्त्री का काम करने के लिए जा रहा था। वो 1 करोड़ 30 लाख रुपया दे रहा है पुतिन, वहां पर 18 वर्ष तक बच्चों की तालीम का इंतजाम भी और नागरिकता भी दे रहा है। अब आप ये बताइए, अगर पैसों की ही बात होती तो अब ये वहां भी जाएंगे। और वो जो वैगनर ग्रुप है, मैम जो बता रही थी, ऐसे क्या वैगनर ग्रुप बनाना चाहते हैं यहाँ?
यहाँ पर ये अग्निवीर निकल कर आएंगे, फिर इकट्ठे हो जाएं किसी दिन और आकर के कहने लगे हमने संगठन बना लिया वैगनर ग्रुप जैसा। मतलब राजस्थान का एक सांसद है, उसने एक बात कही थी, हालांकि देखिए मैं उस बात से ज्यादा मुत्तफिक नहीं हूं, लेकिन उसने कहा कि ये अग्निवीर 4 साल बाद आप इसलिए बना रहे हैं कि ये आरएसएस के सिद्धांतों पे चल करके देश में कोई गलत चीज पैदा ना कर दे, क्योंकि वो तो क्वालिफाइड होगा ना हथियार चलाने में। और अगर रोजी रोटी का मसला अगर बिगड़ गया तो ईमानदारी से बताइए कि जितने भी क्राइम्स हैं बेरोजगारी को लेकर के, उसके बढ़ने में इम्कान ज्यादा होंगे या कम होंगे। अच्छा, दूसरी बात संजीव सर, एक लाइन की बात और है, बात यह है, देखिए हमारा काम तो बताना है और आप इस काम को बखूबी कर रहे हैं, सब लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, बात करते हैं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लबरेज भी हो गया जब से हमें ये महसूस हुआ कि मेन स्ट्रीम मीडिया का बहाव, उसका तूफान के आगे हमारे छोटे छोटे से दिए जलते रह गए, वहां अंधेरा गुप हो गया, हमारे दिए जल रहे हैं बराबर। तो हम उम्मीद, लेकिन हम फिर भी ये चाहेंगे कि देश के अंदर ये मैसेजेस इतने बड़े लेवल पे स्प्रेड हो और पता चल पाए कि ये हमारे लड़कों तक को नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं, इनकी नीतियां हर एक जगह देखिए आर्मी के अंदर 2.5 लाख नौकरियां अभी खाली हैं और आर्मी के बहुत सोफिस्टिकेटेड एरियाज के अंदर ये लोग आउटसोर्सिंग करा रहे हैं। बाहर का बंदा आप लेकर के आ रहे हो कुछ टाइम के लिए, वो आपके लूपहोल्स ले जाएगा। आपके घर के अंदर भी एक मिस्त्री अगर आता है तो आप बहुत सारी चीजें छुपा कर रखते हैं कि भाई घर की चीजें घर तक रहें। आप आर्मी के सोफिस्टिकेटेड एरियाज के अंदर जब आउटसोर्सिंग करके एक बंदा बुला रहे हैं तो आपके जो कह सकता हूं कि खुफिया चीजें हैं वो बाहर नहीं जाएंगी क्या? तो बस ये टोटल बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक अच्छी चर्चा के लिए मैं मीनू जी, आपका, लक्ष्मण जी, जहीर भाई और हमारे साथ रविंद्र जी जुड़े थे, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और हमने ये माना है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो कहीं किरण नजर आती है तो हमें लगता है रोशनी जो है और फैलेगी और बढ़ेगी, यही उम्मीद थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें यही निकलता है कि जो विपक्ष है, विपक्ष जिस अंदाज में, जिस मजबूती से अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है, उसका ये कोशिश जाया नहीं होगी और कुछ ना कुछ सकारात्मक जो चाहता है देश, वो जरूर निकल कर आएगा। और जो शहंशाह हैं, साहब हैं, उनको भी अपने आप को निश्चित तौर पर बदलना पड़ेगा। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार बनाए रखिए, स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।